नमस्कार दोस्तों, कायस्थ खबर के व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं कायस्थ पाठशाला के 3 बार के चेयरमैन और प्रयागराज नगर निगम के मेयर चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। आज हम आपसे कायस्थ पाठशाला और प्रयागराज की राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं चौधरी साहब कि चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह कौन है, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। अ, मेरे बारे में मैं चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह हूँ। मेरे पिता का नाम था चौधरी नौनिहाल सिंह। वो 4 बार से विधायक थे यहाँ से, इलाहाबाद से, और उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री रह चुके थे, शिक्षा मंत्री रह चुके थे, ये सब रह चुके थे। और मेरा बैकग्राउंड ये है कि मेरे परिवार ने, मेरे पूर्वजों ने कायस्थ पाठशाला को अरबों नहीं खरबों की संपत्ति कायस्थ पाठशाला को दान में दी, चौधरी महादेव प्रसाद ट्रस्ट बना करके। 5-5 हम लोग की जमींदारियां, तालुकेदारियां जो थी, वो सब कायस्थ पाठशाला को दान स्वरूप थी, जिसके कारण कायस्थ पाठशाला को 1914 से लेकर के 1950 तक 2.5 लाख रुपया निकासी, इन जो जमींदारी थी, जो तालुकेदारी थी, उससे जो निकासी आती थी, वो 2.5 लाख रुपया साल की कायस्थ पाठशाला को मिलती थी। 2.5 लाख रुपया उस समय, आज का वो कितने करोड़ रुपया होगा आप सोच सकते हैं। उसी पैसे से केपी कॉलेज बना, उसी पैसे से सीएमपीडी कॉलेज इलाहाबाद बना, उसी पैसे से केपीयूसी बना। बहुत से इंस्टीट्यूशन जितने हैं वो सब उसी, केपी गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग, वो पहले हॉस्टल था केपी कॉलेज का, वो भी बना। बहुत सी बिल्डिंग उसी पैसे से बना। फिर 1950 के बाद जब जमींदारी खत्म हुई, तालुकदारी खत्म हुई है, तो ये पैसा मिलना बंद हो गया। अगर प्रॉपर्टी से जो इनकम आती है वो तो आती है। चौधरी साहब, आप कांग्रेस के नेता भी रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है आप प्रयागराज नगर निगम में पूर्व चेयरमैन भी हैं। तो ये राजनीति, मेयर थे। जी, राजनीति में चेयरमैन और कायस्थ पाठशाला के बीच कैसे सामंजस्य बैठाया आपने। और देखिए, मुझे काम का, कार्य करने का शौक है, जी समाज सेवा करने का शौक है मेरे। बचपन से मैंने घर में देखा है, मेरे पिताजी जी स्वर्गीय चौधरी नौनिहाल सिंह साहब, वो सबके लिए कार्य करते थे, सेवा भाव से। चाहे वो कायस्थ पाठशाला, वो भी करीब 22 साल तक वो भी अध्यक्ष रहे कायस्थ पाठशाला के, 3 बार वो भी जीते। जी जी और इसके पहले करीब 20 साल तक वे महामंत्री रहे हैं कायस्थ पाठशाला के। जी जितने भी अध्यक्ष होते थे वो उनको महामंत्री बनाते थे। जी इनमें था कुछ नैक था काम करने का, विधायक भी थे, मंत्री भी थे। तो कायस्थ पाठशाला के जो भी काम होते थे, वो चाहे दिल्ली से हो चाहे लखनऊ से, वो सब कराते रहते थे। जी इसी को देखते हुए जितने भी अध्यक्ष थे हुए, डॉक्टर श्रीवास्तव, चाहे मुंशी हरिनंदन प्रसाद, जो भी रहे जी हो, सबने कहते हैं पिताजी को, चौधरी नौनिहाल सिंह साहब को उन्होंने कायस्थ पाठशाला का महामंत्री बनाया। ओके। चौधरी साहब, आपके हम लोग का लोग है कायस्थ पाठशाला से। जी जी, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो जी, एक बात ये निकल कर आई कि लोग कहते हैं कि 1974 तक आपके परिवार से इस पाठशाला में कोई अध्यक्ष नहीं बना था। एक विशेष, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बोला, जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। 1969 जी, में जब डॉक्टर प्यारेलाल श्रीवास्तव प्रेसिडेंट थे, हाँ उनकी डेथ हाँ हुई है। तो 1969 में जब बाई इलेक्शन हुआ हाँ है, तो मेरे परिवार के ही, मेरे पिताजी के जी चाचा चौधरी शिवनाथ सिंह हाँ साहब, वो अध्यक्ष में लड़े थे और वो जीते थे। उसके बाद सन जी 75 में मेरे पिताजी लड़े, मेरे पिताजी लड़े और अनअपोज हुए, अनअपोज हुए वो। फिर उसके बाद मेरे पिताजी सन 80 में लड़े, और फिर उसके बाद मेरे पिता नहीं लड़े। मेरे चाचा, मेरे पिताजी के जी भाई अमरनाथ अमरनाथ सिंह साहब, वो लड़े, वो रिटायर होकर आए थे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे पावर स्टेशन में, वो लड़े। उन्होंने एक्स आईजी पुलिस को उन्होंने बहुत ज्यादा कराया। उसके बाद मेरे
मेरे पिताजी फिर से हम्म, हुए तब 1991 में, मगर उनकी 1992 में उनका देहावसान हो गया। और उसके बाद डॉक्टर के पी श्रीवास्तव साहब हुए। डॉक्टर के पी श्रीवास्तव साहब 5 साल हुए, 5.5 साल। उसके बाद इलाहाबाद के सभी कायस्थ समाज के लोगों ने, इलाहाबाद की जनता ने, हर समाज की जनता ने, पब्लिक ने, उन्होंने मुझे बाध्य किया कि नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा, आप नहीं लड़ेंगे तो कायस्थ पाठशाला खत्म हो जाएगा। जो परिस्थितियां उन लोगों ने उस समय, और उन लोगों ने मुझे लड़ाया, और मेरे खिलाफ टीपी सिंह साहब लड़े थे और बहुत ज्यादा मतों से वे हारे। फिर दोबारा मुझे लड़ाया गया और दोबारा मैं और ज्यादा दुगने मतों से मैं जीता गया। तो कुछ काम किया होगा, कुछ तभी जनता ने, पब्लिक ने, या हमारे काय समाज के लोगों ने मुझे 2 बार लगातार। उसके बाद हम लोग के नियम में यह है कि 2 टर्म यदि कोई रहता है लगातार तो वो तीसरे बार नहीं लड़ सकता वो तुरंत। तो इसके बाद मेरे भाई राघवेंद्र नाथ सिंह चुनाव लड़े, चौधरी साहब मगर आपको लेकर जी वे मैं हार रोक गए। रहा हूं आपको। आपको लेकर दो आरोप मैं मेरे पास सामने आए। पहले मैं पहले आरोप की बात करता हूं। आपको लेकर एक कहा गया कि आपको कम उम्र में ही मेंबर बना दिया गया, जिसको लेकर एक विवाद शायद कोर्ट में भी चल रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जब मेंबर जी मैं बना था तो मुझे याद ही, मुझे मेंबर किसने बनाया, उससे फॉर्म भरा लिया गया। मतलब मैं तब मैं जानता नहीं, मैं पढ़ता था, जी लॉ जी कर रहा था उस समय। और मैं मेंबर कोर्ट पे एक दिन बाद मेरे खिलाफ मुकदमा तो मैंने कहा हम पब्लिक ने लड़ा दिया। जी मैं उस समय 47 ईयर्स का जी जब चुनाव लड़ा, इलेक्शन 92, ये 98 में मैं लड़ा था। और मैं 46 जी ईयर्स का था, 46.5 ईयर्स का था। चुनाव लड़ा, हाँ, पीपी सिंह साहब ने केस किया मेरे ऊपर, मगर केस मेरे साथ वो हाई कोर्ट गए, जी जी हाई कोर्ट से भी हार गए। कोर्ट ने कहा नहीं, ये जिस समय चुनाव लड़ रहे हैं उस समय ये ठीक है। और जब ये मेंबर बने थे तो रूल्स में ये लिखा हुआ है कि वंस अ मेंबर, उस समय के रूल्स में मेंबर बना, उन्होंने कंप्लेंट किया था, उसमें भी लिखा था कि जब ये मेंबर, ये रूल्स में लिखा है कि एक बार मेंबर यदि बन गए तो किसी को राइट नहीं है, किसी कोर्ट को राइट नहीं है फेयर करने का उसको, ये मेंबर बने रहे। ओके इसी बेसिस पर रक्षा सोसाइटीज ने और हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में जजमेंट दी। ओके। एक और आरोप आप पर लगता रहा है कि कभी आप चुनाव लड़ते हैं, कभी आपके छोटे भाई राघवेंद्र सिंह जी लड़ते हैं, और परिवार में ही इस तरीके से चलता रहता है। आप लोग कायस्थ पाठशाला को छोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि 1969 के पहले जी हमारे परिवार से कोई भी अध्यक्ष नहीं बिल्कुल। था, कोई भी सिर्फ महामंत्री थे मेरे पिताजी, कोई भी अध्यक्ष नहीं था, कोई लड़ा नहीं, इलेक्शन कभी नहीं लड़ा। डॉक्टर प्यारेलाल श्रीवास्तव 3 बार हुए, मुंशी हरिनारायण प्रसाद जी 3 बार हुए, मैं 3 बार हुआ। सिर्फ यही 3 लोग जो है 3 बार हुए हैं। इसके अलावा कोई भी आज तक 1 या 2 बार रहा, बस उसके अलावा नहीं रहा। अच्छा एक बात तो बताइए। जी जी एक बात इसके बताइए। पहले बहुत जी जी लोग रहे, अब की बार आप कैसे हार इसके गए? पहले बहुत जी लोग जी रहे, अब की बार आपके जो बहुत। ब्रदर लड़े वो कैसे हार गए इस बार ऐसा क्या हुआ? सब हारे हाँ, नहीं, हारे जी नहीं है। अरे, 1700 लोग का वोट पड़वा दिया गया है, मरे हुए वो। हमारे रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत का, मैंने उनसे लिख के दिया था कि देखिए, आधार कार्ड के बेसिस पे मत दीजिए, आधार कार्ड फर्जी बन रहे हैं, मगर वो नहीं माने और उन्होंने गुलाबी पर्ची निकाल दिया अपने साइन से। और खिलाफ पार्टी को मेरा आरोप है कि खिलाफ पार्टी को उन्होंने गुलाब पर्ची दे दी और वो लोगों ने डायरेक्ट जाली वोट दे दिए। और 148 वोट गिना नहीं गया, 18 वोट से हरा हुआ दिखा दिया, जबकि आखिरी राउंड में काउंटिंग का उन्होंने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया और आधे घंटे रोके रहे और चुपचाप अनाउंस करके चल दिए। लेकिन चौधरी तो ये साहब जी जी आपके जो ये आरोप हैं, सत्ता भी आप ही की है, आपके भाई सिद्धार्थनाथ सिंह सरकार में मंत्री रहे हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? सिद्धार्थनाथ सिंह उस दिन थे नहीं इलाहाबाद में, वो चले गए थे, उनको जाना था बाहर, वो चले गए थे, वोट दे के वो चले गए थे, हाँ, वे उस दिन थे नहीं। तो क्या मतलब वो चले गए इसलिए ऐसा हो गया, या मतलब क्या रहा मतलब? नहीं, ये बेईमानी की गई है, देखिए खुले आम बेईमानी की गई है। हाँ मैं अध्यक्ष उस समय था जी और मैंने लगातार मैंने कहा
रिटर्निंग ऑफिसर से जी। कि आप क्या कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, आप काउंटिंग क्यों नहीं रिजल्ट आउट कर रहे हैं आखिरी राउंड का। मगर उन्होंने आउट नहीं किया और चुपचाप करके वो गुलाबी पर्ची उन्होंने क्यों निकाला, कैसे निकाल दिया उन्होंने, कहते हैं बिना कहते हैं सबकी राय से, बिना सबकी वोट से। इस चुनाव मैंने उनसे कहा कि आधार कार्ड के साथ आप क्या कहते हैं कोई सरकारी आईडी भी लगाइए कंपल्सरी, जिनके पास कार्यशाला का आईडी नहीं है वो आधार कार्ड के साथ सरकारी आईडी कोई लगाएं। जी जी। इस चुनाव में अगर एक उन्होंने इस चुनाव में एक और बात देखी गई कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ गई और आपके बेटे कौशलेंद्र का नाम भी इसमें आया है, एफआईआर तक जहां तक मेरी जानकारी हुई है। ये बातें क्या हुई हैं? नहीं रहती, ऐसा है जी कैंप लग रहा था केपी ग्राउंड पे, जी नेक्स्ट डे इलेक्शन था, कैंप लग रहा था, हाँ तो बहुत से लोग सामने के घर से निकले राइफल बंदूक लेकर के जी और आकर उन्होंने धमकाना शुरू किया। धमकाना शुरू किया तो इन्होंने तुरंत फोन किया तो 25-50 लोग और आ गए इधर से जी और इन लोगों ने उन लोगों को वहां से हटा दिया, जी बस और कोई बात नहीं। और चूंकि भाई उनकी उनकी सरकार सामने रहते हैं वो नहीं, सरकार जिनके घर से सरकार तो लोग आपकी बताते हैं कि आपके भाई नहीं, भाई सरकार में है। अरे मेरा मतलब कि जिनके घर से वो निकले वो सामने रहते हैं, जी केपी कॉलेज के सामने रहते हैं, हाँ समझे आप। और उसमें वो भी आया है हाँ क्या बोलते हैं सीसी फुटेज में भी आया है, जी उनके घर से निकले पे उनके घर में घुस गए जब उनको भगाया गया वहां से कहते हैं, और उन्होंने एक हमारे वर्कर को जी उनके लोगों ने मारा, वो भी एक पढ़े लिखे आदमी थे। हाँ उन्होंने जब देखा कि हम लोग का बैनर फाड़ा जा रहा है, हाँ वो लोग फाड़ रहे हैं, तो उन्होंने रोका, वो निकल रहे थे उधर से रास्ते से, जी उन्होंने कहा भाई क्यों फाड़ रहे हैं आप बैनर, उस पर उनको मारा, उनको चोट लगी, तो उन्होंने जाकर थाने में जॉर्जटाउन थाने में एफआईआर किया। जी जी। इस पूरे चुनाव के बाद आप पर 3 बड़े आरोप लगे। पहला आरोप यह है कि आप लोगों ने ट्रस्ट का व्यवसायीकरण कर दिया, यानी कि ट्रस्ट में बैंकेट हॉल बना दिए, ट्रस्ट में कई तरीके की व्यावसायिक गतिविधियां होने लगी और आपने इसे एक तो देखिए जी भट्टाचार्य साहब, जी मैंने आपसे कहा, पहले ही कहा जी कि कायस्थ पाठशाला 1872 में जी इसकी स्थापना मुंशी काली प्रसाद जी ने किया। जी और मुंशी काली प्रसाद जी ने स्थापना जब किया जी तो उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति जो कुछ थी उनके पास जी वो उन्होंने दान स्वरूप कायस्थ पाठशाला को दिया। उनके कोई बच्चे नहीं थे बिल्कुल इसलिए, और उन्होंने बहादुरगंज मोहल्ले में 7 बच्चों को उन्होंने एक छोटी सी कोठरी में शिक्षा देना शुरू किया। जी जी तो वो बढ़ते बढ़ते धीमे धीमे वो जब जमींदारी खत्म हुई जी जी तो वो आय जी का साधन बंद हो गया। जी जी मैंने बताया कि हम लोग की तरफ से जो दान दिया गया सबसे बड़ा जी। दान, पाठशाला में जो सबसे बड़ा दान दिया है वो मेरे परिवार से दिया गया है। तो शायद आपके नाना जी थे, जहां तक मुझे याद है। मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो, अच्छा मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो, और कोई डिनाई नहीं कर सकता जी। इस बात को, मेरे सामने कोई बात करे। ओके इसके अलावा सीतापुर में हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के भाई ने वहां पे उन्होंने भी दान किया सीतापुर ट्रस्ट के नाम जी से, विशेषण भगत सिंह ट्रस्ट, कायस्थ ट्रस्ट, और वहां भी सारा कुछ उन्होंने कायस्थ पाठशाला को दिया उन्होंने। जी वो इतना बड़ा दान किसी ने नहीं दिया, आजकल तो कोई दान देते ही नहीं। मैंने जब देखा कि कायस्थ पाठशाला की इनकम नहीं है, कुछ इनकम नहीं रहेगी, 2-2 रुपए किराएदार, 10 रुपए किराएदार, वो फिर किराया नहीं देते। आप जानते हैं किराएदारी का काम कैसा होता है। तब कम्युनिटी सेंटर की नींव डॉक्टर केपी श्रीवास्तव ने डाली, जी जी मगर वो नींव डालते ही हट गए थे और उसको ताना दिया जाने लगा, अरे भाई क्या बना पाएंगे, ये क्या बना पाएंगे। कायस्थ पाठशाला में पैसा नहीं था। मैंने मीटिंग किया, मीटिंग बाद बड़े बड़े कायस्थ थे, सबने कहा मैं 1 लाख दूंगा, मैं 2 लाख दूंगा। मेरी चप्पल घिस गई, जूता घिस गया, मगर दौड़ते दौड़ते मगर किसी ने, इन बड़े कायस्थों ने जिनके पास पैसा है, एक पैसा नहीं दिया। मैं खुले आम कह सकता हूँ। मैंने केपी गर्ल्स हॉस्टल बनवाया, अभी मैंने सबसे मांगा भाई कुछ दान कर दो लड़कियों के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। एक छात्रावास
लड़कियों के माता पिता आकर रोते थे, कहते साहब कम से कम लड़कियों के लिए तो कुछ कर दीजिए आप लोग। तो मैंने सोचा मैं करूंगा, मैंने नारी सशक्तिकरण वर्ष में मैंने कहा मैं उसकी नींव डाली मैंने, और मैंने सबसे महंगा पैसा जी मगर आप विश्वास मानिए ये बड़े जो लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं जी जी एक पैसा दान किया, मैं गर्व से कह सकता हूँ मैंने 5 लाख दिया और अपनी माँ के नाम से एक कमरा बनवाया मैंने जी। मेरे महामंत्री ने पैसा दिया, कौटिल जी ने पैसा दिया, डॉक्टर के श्रीवास्तव ने पैसा दिया 50,000। मगर जो बड़े कायस्थ है, जो विधायक है, एमएलसी है, जो इलेक्शन लड़ते हैं कास पाठशाला का, जो धनाढ़ लोग हैं, धन कुबेर है, जो इन्होंने एक पैसा नहीं दिया। धन से मेरे को ये याद आया कि आप जी जी पूरी बात जी तो मैंने कम्युनिटी सेंटर बनाया, जब देखा नहीं तो मैंने अपनी माँ से मांगा पैसा। मेरी माँ विडो थी, उन्होंने 50,000 रुपया दिया, गाड़ी कमाई का पैसा, उनको रुपया पेंशन मिलती थी, समान पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो मिलती थी, मेरे पिताजी के बाद उनको मिलती थी, वो उन्होंने 50,000 रुपया दिया, तब जाकर कम्युनिटी सेंटर का काम शुरू हुआ। और धीमे धीमे हमने, क्योंकि गुडविल मेरी से थी, ईंटे वाले ने उधार ईंटा दे दिया, सीमेंट वाले ने उधार सीमेंट दे दिया, ऐसे करके मैंने कम्युनिटी सेंटर बनवा दिया। मैंने ये सोच कर नहीं बनाया कि वहाँ शादी ब्याह होगा क्या होगा, क्योंकि सामुदायिक केंद्र की बात थी कि इलाहाबाद में कोई नहीं है, तो हम लोगों ने बना दिया इसको। मगर वो सामुदायिक केंद्र खुशी काली प्रसाद जी की कृपा थी कि सामुदायिक केंद्र बनते ही लोगों ने आना शुरू किया वहाँ पे, और लोगों ने शादी ब्याह, कोई कल्चरल एक्टिविटीज, कॉलेज वाले लोग आते थे, अपने कल्चरल फंक्शन करते थे, कुछ करते थे। धीमे धीमे वो चल बैठा और उससे आय होने लगी। जब आय होने लगी तो कई लोगों की निगाह उस पर पड़ने लगी। इसी तरह मेरे पिताजी ने लखनऊ में, जहाँ से मात्र 128 रुपया किराया आता था, 128 रुपया महीना, वहां पे उन्होंने, जब वे होम मिनिस्टर हुए थे तो उन्होंने, वो अध्यक्ष भी थे, तब उन्होंने वहां पे वो पूरी बिल्डिंग खाली करा करके, पूरा जमीन खाली करा करके उन्होंने वहां पे कॉम्प्लेक्स बनाया। जो पुराने किराएदार थे उनको सबको एडजस्टमेंट भी कराया वहां मकानों में, और आज वहां से लाखों रुपए की आमदनी वहां से है। उनके हटने के बाद जो एक पोर्शन रह गया लखनऊ में, वो भी कॉम्प्लेक्स मैंने बनवाया, मिनी सुभाष कॉम्प्लेक्स बनवाया, और वहां से भी लाखों रुपए महीने की आमदनी आय आ रही है। ओके, तो इस तरह अगर हम आय नहीं बढ़ाएंगे, आप सुन लीजिए, जब मैं आय नहीं बढ़ाऊंगा तो कैसे मैं स्कॉलरशिप दूंगा, कैसे मैं विडो पेंशन दूंगा। आज मैं 600 विधवाओं को मैं पेंशन दे रहा था, 500 रुपया महीना, कितने लाख रुपया साल हो गया, आप सोच लीजिए, 35-40 लाख का साल हो गया। ये कहाँ से आता पैसा? पाठशाला की इनकम तो थी नहीं, किसी से इनकम बनी। मैंने नुमाइश, केपी ग्राउंड में नुमाइश लगवाकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करवाया था टीपीसी साहब ने। वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं चल रहा था, नहीं उस पर तनख्वाह देने का पैसा नहीं था, मेंटेनेंस पैसा नहीं था। हमने किसी तरह से मेला लगवा करके, माइक लगवा करके, जो धन उससे आता था उससे मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मैंने सुसज्जित कर दिया, चला दिया। इसी तरह से मैंने हर कॉलेज को मैंने पैसा दिया, ग्रांट दिया। हर कॉलेज में मैंने क्लासरूम बनवाया। लाल बहादुर शास्त्री भवन, केपी कॉलेज के 100 साल के बाद यदि एक कमरा भी बना है तो वो मैंने पूरा 12 लेक्चर थिएटर्स का मैंने पूरे एक लाल बहादुर शास्त्री ब्लॉक बनवाया। मैंने सीएमपीटी कॉलेज देखिए, सीएमपीटी कॉलेज में 15,000 बच्चे पढ़ते हैं। चौधरी महात्मा डिग्री कॉलेज जो है, जो मेरे पूर्वजों के नाम से है, मैंने वहाँ पे 6 क्लासरूम बनवाया। अभी मैंने पूरी सड़क वहाँ नहीं थी, पूरी कच्ची खंडक की तरह थी, कहते हैं। मैंने सीसी रोड बनवाई। आप सोच सकते हैं सीसी रोड कितनी महंगी होती है, बाकायदे सरिया डाल के बनी, वो करीब 50-60 लाख रुपया उसमें खर्च हुआ है सीसी रोड में। मैंने लैब्स बनवाए, क्योंकि वहाँ पे अब मेरे छोटे भाई के समय, राघवेंद्र नाथ सिंह के समय में वहाँ पे पीजी शुरू हुआ, वहाँ पे पीएचडी शुरू हो गई, वहाँ पे एलएलबी मेरे पिताजी शुरू कराया था, एलएलएम शुरू हो गया। 5 इयर्स लॉ, पहला उत्तर प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय का 5 इयर्स लॉ हमारे यहाँ चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज शुरू हुआ। ओके, हमने बीएड शुरू कराया, पहला बीएड कॉलेज इलाहाबाद का मैंने शुरू कराया। लेकिन चौधरी साहब इतना सब करने के बाद ये आज तक कायस्थ पाठशाला एक यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई।
अब काश पाठशाला तो एक तरह से यूनिवर्सिटी कोई बना के देख ले। मैं तो चाह रहा हूँ कोई बना ले कोई। हमारी चौधरी महादेव शाह डिग्री कॉलेज इटसेल्फ पूरी यूनिवर्सिटी की तरह है। यूनिवर्सिटी में 17,000 बच्चे हैं, हमारे यहाँ 15,000 बच्चे हैं और सारे संकाय हैं, हर डिपार्टमेंट से मेरे यहाँ हैं। ओके, एक आरोप आप पे ये लग रहा है कि जब आप हटे अब, तो जो नया तंत्र आया है उसने ये आरोप लगाया कि खजाना बिल्कुल खाली है और आप लोगों ने 50 करोड़ रुपए के कर्जे जो हैं छोड़कर चले गए और बताया नहीं है बीते 10 साल में इसका टैक्स, उसका टैक्स, बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, पता नहीं क्या क्या बिल हैं आपके नाम पे जो बताए जा रहे हैं। ये इसकी सच्चाई क्या है? आपका पक्ष क्या है? उन्होंने तो कहा है कि भाई 50 करोड़ रुपए है और आप छोड़ के कुछ नहीं गए। मैं आपको बता दूं, मेरे सामने ये काश पाठशाला समाचार रखा है, ये दोनों ये रखा है और इसमें पूरा लेखा जोखा रहता है। 2023 में का आप लेखा जोखा इसमें देख सकते, कहीं मैं किताब भेज दूं आपको, बाय पोस्ट भेज दूंगा मेरे को। करीब 28 करोड़ रुपया मैं छोड़ के गया हूं। मैं झूठ नहीं बोलता, आप टेप कर रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूं। आप अकाउंट्स दिखा दूंगा आपको, ये अकाउंट्स में है पूरा। 28 करोड़ रुपया मैं छोड़ के गया हूं। ये खिलाफ पार्टी झूठों सरासर झूठ बोल रही है। मैं हर टैक्स जमा करता था, मैं जीएसटी जमा करता था। ये जीएसटी हमारा नहीं बाकी है, ये जीएसटी केजीएफ पोर्टल एक खोला है किसी ने, जिनको टीपी सिंह साहब ने जमीन काश पाठशाला की फ्री में दे दिया था, उन्होंने खोला है वहां पे केपी ग्राउंड में। उसने जीएसटी नहीं दिया है कई साल से, उसके ऊपर था। और कोई प्रॉपर्टी सील नहीं हुई है। जो धीरेन्द्र श्रीवास्तव कह रहे हैं प्रॉपर्टी सील हुई थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं सील हुई आज तक। मैंने आज भी पता किया, मैंने कल सुना धीरेन्द्र श्रीवास्तव का वक्तव्य जो आपने, कोई प्रॉपर्टी सील हुई है, सब झूठ बोल रहे हैं लोग, बदनाम करने के लिए बोल रहे हैं। और जो टैक्स का बकाया बता रहे हैं, ये टैक्स बकाया ये मेरा नहीं है, ये केपी यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्टल जो है, जो यूनिवर्सिटी के सामने है हम लोग का, ये उसका बिजली का बिल, लड़के फीस नहीं देते वहां पे। हम लोग ने केस किया, मुकदमा किया हुआ है और मुकदमा में हम लोग को स्टे मिला हुआ है। तो क्या हम लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के बच्चे रहते हैं, यूनिवर्सिटी इसका बिजली का बिल दे, यूनिवर्सिटी इसका हाउस एंड वाटर टैक्स दे। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय में आता है, जिस तरह से चौधरी महादेव शाह डिग्री कॉलेज है, उसका बिजली केंद्रीय विश्वविद्यालय में आता है वो, तो उसका हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और बिजली का बिल इलाहाबाद विश्वविद्यालय देता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय देता है। कुलभास्कर आश्रम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज, वहां का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स का बिल बाकी है, मगर उस पर भी केस चल रहा है और केस स्टे है। हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है कि नहीं वो गलत दिया गया है, इसीलिए वो बिल अभी पेमेंट नहीं हुआ है, वो मुकदमा चल रहा है, हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हमने और जितने काश पाठशाला प्रॉपर्टीज है सबका मैंने टैक्स दे दिया है। लखनऊ में देखिए, लखनऊ में 1.5 करोड़ का बिल आया था, 1.5 करोड़ का बिल टीपी सिंह साहब ने अपने समय से नहीं दिया था, उसको देके सुलझा दिया सब। और अब सब किराएदार जो है सब टैक्स अपने पास से दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जो किराएदार है वही हाउस टैक्स देगा, वही वाटर टैक्स देगा। आज आप देखिए लखनऊ में पूरा 1.5 करोड़ रुपया जो बकाया था वो सब पेमेंट मैंने करा दिया, सब करा दिया पूरा। तो इसी तरह इलाहाबाद का भी देखिए, जो किराएदार हैं वो अब देना शुरू कर दिया है, मैंने सबका मामला सुलझा दिया है। तो ये कहना गलत है, ये कहना, मुझे दर्द है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हमारी जितनी प्रॉपर्टी है सब काश पाठशाला में नहीं। मैं जिस कोठी में रहता हूँ वो भी मेरे नाम नहीं है, वो भी काश पाठशाला के नाम। जो चौधरी गार्डन की बात ये लोग करते हैं, वो चौधरी गार्डन भी मेरे लिए है। चौधरी महादेव शाह का वारिस मैं हूँ, एल्डेस्ट सन। उसमें लिखा हुआ है काश पाठशाला मुझे 10,000 रुपया मेंटेनेंस देता है, हमारी कोठी का 6,000 रुपया चौधरी गार्डन का मेंटेनेंस देता है, घर की पूजा का देता है। पूजा बहुत वृहद रूप से होती है, 7,000 रुपया पूजा का देता है। क्यों देता है भाई? मतलब ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है, तब देता है कि मैंने इतनी संपत्ति दान की है, 109 मकान दान दिए हैं, हजारों बीघा जमीन दान किया है। जी चौधरी जी, आप जब क्या में से टीपी सिंह ने कुछ दिया है? बताइए, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव दिया है? बताइए, ये डॉक्टर सिन्हा
जो प्रेसिडेंट हुए इन्होंने एक पैसा दान दिया, कभी एक पैसा दान नहीं दिया है। ओके, ये जो धीरेन्द्र श्रीवास्तव की आपने बात करी, मैंने इंटरव्यू भी लिया था उनका, उनके साथ एक विवाद है अस्पताल का, जमीन दी गई, अस्पताल बना नहीं बना। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आपने एक केस कर दिया कि वो कोर्ट में केस चल रहा था, उसके चक्कर में अस्पताल नहीं बना। ये क्या है? मैंने मेरे समय की बात नहीं है, जी। ये टीपी सिंह साहब ने हाँ। उनको 25,000 गज, जी। 25,000 गज जी। इलाहाबाद के बीचों बीच में महात्मा गांधी मार्ग पर, सिविलाइज एरिया बोलते हैं, जी। फ्री में दे दिया। 25,000 जमीन अरबों रुपए की हुई वहां पे। लेकिन 25,000 वो तो एक ट्रस्ट को दी है ना, धीरेन्द्र श्रीवास्तव को तो दी नहीं है। जी नहीं, जी। उनकी पत्नी को दिया। नहीं, उनकी मेरे पास रिकॉर्ड रखा। है? कमला प्रसाद सोसाइटी ने साइन किया है प्रेशर डीड में। जी। रतन श्रीवास्तव ने साइन किया है, उनके नाम से हुई। लेकिन उनका ये कहना था जी, मैं एक मिनट सुन लीजिए मेरी। उनका ये कहना था कि जब वो बनाने की बात आई तो उसमें ये था कि वो कायस्थ पाठशाला उसको जो है बनाने में सहयोग करेगा, और आपने उसमें रोक लगा दी और फिर वो कोर्ट में मामला चला गया। 10 साल से वो वहीं लड़ रहे थे केस। देखिए 2012 में उनको दिया गया जी। 2012 में डॉक्टर केपी श्रीवास्तव थे जी। और उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा था, लीज एग्रीमेंट में, जी। कि कमला प्रसाद सोसाइटी जो है वो 1 साल के अंदर अस्पताल बना ले। कैसे बना लेती वो? लॉ है, लॉ कहता है, कानून कहता है कि एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी को अपनी जमीन नहीं दे सकता। कि लॉ कहता है कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट नहीं है, कायस्थ पाठशाला एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, और एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी को अपनी जमीन नहीं दे सकता। ओके, ये और उन्होंने 1 साल में अस्पताल नहीं बनाया। इस बेसिस पर जब मेरे छोटे भाई राघवेंद्र नाथ सिंह प्रेसिडेंट 2014 में हुए, तो इस बेसिस पर उनका ये हुआ कि आपने नहीं बना पाए हैं, आपने काम तक नहीं शुरू किया है, इसलिए आपका ये कैंसिल किया था। वो कैंसिल। तो उसके बाद से वो मुकदमा अभी तक कोर्ट में चल रहा है। आप बताइए, आपको अरबों की जमीन, खरबों की जमीन क्या किसी को कोई फ्री में देता है? इसके पीछे क्या मंशा है, क्या मंशा थी, किसका किसका शेयर था, ये तो बात छिपी नहीं है। ये पूरा तभी पूरे इलाहाबाद ने उन लोग को हरा दिया तुरंत। लेकिन एक और केपी ट्रेनिंग कॉलेज इलाहाबाद का सबसे बड़ा कॉलेज था, बीएड कॉलेज। जिसने दान दिया था उसने शिक्षा के लिए दिया था दान, भाई साहब। और उस ट्रेनिंग कॉलेज को उन्होंने, टीपी सिंह साहब ने, उन्होंने बेच दिया। उन्होंने शादी घर खुलवा दिया, उसमें होटल खुलवा दिया, और केपी ट्रेनिंग कॉलेज को सीएमपी डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया। चुनाव के समय एक और मुद्दा उठा था कि वहां पर कायस्थ पाठशाला की जमीन पर किसी ने एक मस्जिद बना दी है। ये क्या है? मैंने कहा ना कि आप सब झूठी झूठी बात बताते हैं। मैं चाहूंगा कि भट्टाचार्य साहब आप आइए, इलाहाबाद आइए, मैं आपको दिखाऊं। वो मस्जिद करीब 500 साल पुरानी है, 400-500 साल पुरानी है। वो कुलभाषकर डिग्री कॉलेज के बगल में जो ग्राउंड है, वो डेमोन्स्ट्रेशन फार्म, उसमें वो मस्जिद है, और करीब 400-500 साल पुरानी मस्जिद है। मुझे कोई बता रहा था कि एक मंत्री ने भी कायस्थ पाठशाला की जमीन पे अपना घर बना रखा है। किसने? मंत्री हैं, उन्होंने अपना एक घर बना लिया है कायस्थ पाठशाला की जमीन पर। वर्तमान में मंत्री हैं वो, एक जगह उन्होंने कायस्थ पाठशाला का मकान जो है, हमारे पूर्व अध्यक्ष टीपी सिंह साहब ने उनको किराए पे दिया, बहादुरगंज मोहल्ले में। मगर उनका भी किराया बाकी है, बहुत कई लाख रुपए किराया बाकी है। और उन्होंने उस मकान को तोड़वा करके 3 मंजिला मकान बना लिया, बहुत बड़ा महल बना लिया। लेकिन वो मंत्री जी तो आप ही के भाई के साथ सरकार में हैं, आप लोग कुछ करते नहीं है या कर नहीं पाए? तब मंत्री जी वो बहुजन समाज पार्टी में थे तब, जब बनवाया था। मगर अब तो आपके भाई की पार्टी में ही आ गए। भाई वो तो रोज पार्टी बदलते हैं ना, कभी कांग्रेस में थे, कभी बहुजन समाज पार्टी में थे, कभी समाजवादी पार्टी में थे। आप तो यहाँ पे तो भाई देखिए, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव है, पहले कांग्रेस में थे, फिर आए वो बहुजन समाज पार्टी से एमपी के लड़े, फिर वो आए मेयर के लड़े समाजवादी पार्टी से, फिर वो लड़े भाजपा से आए। तो वो तो 4-5 पार्टी ये लोग बदलते रहते हैं लोग। तो मैं तो एक ही आप अभी तक एक में ही है, कांग्रेस में है। मैं कांग्रेस में, मेरी सोच दूसरी में फर्क दीजिए। जो पुराने कांग्रेसी है वो कांग्रेस में रहता है, चाहे कुछ हो जाए। नहीं, देखिए मेरी सोच फर्क है।
मैं जिस थाली में खाता हूं उसमें छेद नहीं करता। ओके। आ, मैं ये समझना चाहता हूं कि आपकी और टीपी सिंह जी की व्यक्तिगत लड़ाई क्या है। एक एक चुनावी लड़ाई है या व्यक्तिगत लड़ाई बन गई है? आपने उनकी सदस्यता खत्म करवा दी, वो आपके मामले उठाते हैं, ये क्या है? ये आपस में दो कायस्थ आपस में लड़ रहे हैं और नुकसान कायस्थ समाज का हो रहा है। देखिए, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, वो हमसे बहुत बड़े उम्र में हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। और जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा था सन 1998 में, तो उन्होंने मुझे डराया धमकाया कि तुम मत लड़ो, तुमको मैं बुरी तरह हरा दूंगा। मगर इलाहाबाद की जनता ने और हमारे कायस्थ समाज के लोगों ने कहा नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बिक जाएगा, खत्म हो जाएगा चला। और उन्होंने तुरंत केस किया मेरे ऊपर कि हम लड़ने न पाए। वो तब से केस आज तक चल रहे हैं, कई केसेस हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, बहुत से केस चल रहे हैं। जहां तक उनकी सदस्यता समाप्त करने की बात थी, तो मैंने समाप्त नहीं किया था, मेरे छोटे भाई राघवेंद्र नाथ सिंह के कार्यकाल में उनकी सदस्यता समाप्त। परिवार में तो आप लोग एक ही मैं है ना, आपको कभी भाई बन जाते कभी आप बन जाते, तो आप करें या वो करें, बात तो एक ही है। पटना साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब टीपी सिंह साहब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया था, और उस रूल्स में उन्होंने सेक्शन 177 क्या रूल है, उसको उन्होंने चेंज किया। यदि कोई मेंबर प्रेसिडेंट से बदसलूकी करेगा, गाली गलौज करेगा, या यदि कोई मेंबर रिटर्निंग ऑफिसर से बदसलूकी करेगा, गाली गलौज करेगा, यदि कोई मेंबर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मेंबर से, जजेस से बदसलूकी करेगा, तो उसकी मेंबरशिप जो है वो समाप्त हो जाएगी। जब मेरे छोटे भाई राघवेंद्र नाथ सिंह जीते इलेक्शन, तो उसके बाद इलेक्शन पिटीशन इन्होंने किया राघवेंद्र नाथ सिंह के ऊपर। इलेक्शन पिटीशन के दौरान इन्होंने जो इलेक्शन के ट्रिब्यूनल के जजेस थे और रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनसे इन्होंने बदसलूकी किया। इस पर इनसे महामंत्री ने क्वेश्चन लिख के भेजा कि आपने क्यों गाली गलौज किया, क्यों आपने बदतमीजी किया, ये इट अमाउंट्स टू आपकी मेंबरशिप खत्म होने के अमाउंट। तो इन्होंने लिख कर जवाब दिया, मैं तो करूंगा, जो करना हो कर लो, ऐसे करके जवाब दिया। फिर ये मीटिंग में रखा गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कहा जब ये रूल में है कि कोई मेंबर यदि ऐसे बदसलूकी करेगा, गाली गलौज करेगा, तो उसकी मेंबरशिप समाप्त होगी। एग्जीक्यूटिव मेंबर ने रिकमेंड किया, फिर गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में जब रखा गया, तो गवर्निंग काउंसिल ने कहा नहीं, इनको तुरंत हटाया जाए, तो इनको तुरंत। ओके, चलिए, ये तो आपका, मैंने नहीं, जी जी जी, ये तो आरोप अलग हो गए। जी जी, मैंने नहीं हटाया। अब लोग ये कह रहे हैं, खास तौर पे जो नया पक्ष सत्ता में आया है डॉक्टर सुशील सिन्हा के अध्यक्ष बनने के बाद, लोग कह रहे हैं कि चौधरी जो परिवार है वो तरह तरह से षड्यंत्र करके उनके खिलाफ माहौल बना रहा है, उनके खिलाफ बातें कर रहा है। आरोप तो यहां तक लग गए कि उन्होंने ही कायस्थ खबर को कह दिया है कि हमारे खिलाफ जो है लिखते रहो। तो ये सब क्या है? मतलब आप उनको मैंने बिल्कुल झूठ है, चलाने क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने कुछ गलत काम किए भी हैं। जैसे उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल चल रहा था, इलेक्शन पिटीशन का, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनता है कायस्थ पाठशाला की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में बनता है। और ये ट्रिब्यूनल जो है, ये जब इलेक्शन के बाद या नॉमिनेशन के समय जो लोग का नॉमिनेशन रिजेक्ट होता है, उनकी सुनवाई करता है और सही गलत करके फैसला देता है। इसी तरह से इलेक्शन के बाद यदि कोई नाखुश होता, कोई हारता है, कोई जीतता है, तो वो इलेक्शन पिटीशन करता है, तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है सुनवाई करता है। 3 महीने की सुनवाई होती है इसमें। और इसमें हाईकोर्ट के जजेस, रिटायर्ड जजेस होते हैं, चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जजेस या हाई कोर्ट के जजेस, वो रिटायर्ड जजेस, वो इसके मेंबर होते हैं ट्रिब्यूनल के। आप सोचिए कि कल सिटिंग थी ट्रिब्यूनल की, और आज तुरंत मीटिंग करके ट्रिब्यूनल भंग कर दिया। ट्रिब्यूनल भंग करने का राइट सिर्फ कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग से इन लोग का इलेक्शन हुआ था, ट्रिब्यूनल का, रिटर्निंग ऑफिसर का और ट्रिब्यूनल का। ये जनरल बॉडी को ऐसे पावर नहीं है, रूल्स में लिखा हुआ है। तो इसके अगेंस्ट हम लोग रजिस्ट्रार सोसाइटीज के आ गए कि साहब ये गलत है, कहते हैं। रजिस्ट्रार सोसाइटी ने उसको सुनवाई करके उसने प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को रेफर कर दिया,
प्रेस्क्राइब अथॉरिटी एसडीएम सदर होता है इलाहाबाद जी का, उसके पास गया। अब इलेक्शन की वजह से वो डेट लग रही है, एसडीएम सदर साहब आते आप नहीं उन्हें है। काम क्यों नहीं करने दे रहे? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, 5 साल करने दीजिए उन्हें काम। शासन आप उसमें अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं? है आप उन्हें काम क्यों नहीं करने दे रहे? अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं? करने दीजिए 5 साल काम, जनता देख लेगी अपने बता आप। रहे हैं हम। देखिए, हम कार्यपाठशाला के हितैषी जी हैं। ट्रिब्यूनल बनता है कानून से, और उस कानून से आज तक 150 के 151 साल के इतिहास में आज तक किसी ने ट्रिब्यूनल को हटाया नहीं, भंग नहीं किया, किसी ने नहीं किया। इतने प्रेसिडेंट हुए हैं, इतने इलेक्शन पिटिशन हुए हैं, किसी अध्यक्ष ने नहीं किया ऐसा। ये पहली बार है जब किसी ने कार्यपाठशाला के रूल्स रेगुलेशन को तोड़ा है। तो हम लोग कार्यपाठशाला को बचाने के लिए क्या इतना नहीं कर सकते क्या? हम जो मन चाहे जो रूल तोड़ता चला जाए कोई। कायस पाठशाला अब का ये एक, जी जी, कायस पाठशाला का, जी मैं रोक रहा हूँ। कायस पाठशाला का एक, ये भी जी एक मिनट रोक रहा हूँ सर। कायस पाठशाला का एक बड़ा महत्वपूर्ण रूल है कि इसका मेंबर वही बन सकता है जिसके माता पिता दोनों कायस्थ हो। मैं इस पे आ रहा हूँ, आपको बता दूं। जी मुंशी काली प्रसाद जिन्होंने स्थापना किया था कार्यपाठशाला की, उन्होंने अपनी डीड में लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड डीड में लिखा हुआ है कि कायस पाठशाला का मेंबर वही बन सकेगा जो नजीबुल तरफैन होगा, आला बिरादरी होगा, ऐसे करके उर्दू में है। और उसका हम कहीं तो आपको दे देंगे, ट्रांसलेशन करके दे देंगे। रूस में भी लिखा, पाठशाला रूस में लिखा हुआ है कि वही हो सकेगा जो प्योर कायस्थ होगा, जिसके माता पिता कायस्थ होंगे, उनके माता पिता कायस्थ होंगे, उनके माता पिता, 3 जनरेशन लिखा हुआ है कि जो कायस्थ होंगे वही मेंबर बन सकेंगे। मगर आपको बता दें, एक नई चीज शुरू होने आ रही है कि ये लोग रूल रिवाइज करने जा रहे हैं कि कोई भी, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, यदि उससे शादी हो गई है, उससे जो बच्चे होंगे वो मेंबर बन सकते हैं। ये गलत लेकिन है। ये तो ये ये रूल रिवाइज कैसे हो सकता है? मैंने लोगों से बात करी इस मामले के पॉइंट को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये तो कायस पाठशाला का मूल डीड जो लिखी गई है उसका मूल है, उसको कैसे बदल देंगे? बात कर, मगर ये हमको खबर मिली है जी अभी कि जो अभी रूल्स रिवाइज करने जा रहे हाँ हैं हाँ। उसमें एक मुद्दा ये भी है। लेकिन ये तो नहीं है कहीं ऐसा कि उसका आप लोग इसकी अफवाह उड़ा रहे हैं? उसका कारण भी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नी या जिनके हस्बैंड कायस नहीं है, हरिजन है, या कुछ है, या ब्राह्मण है, ठाकुर है, तो वो लोग जोर लगाए कि उनके बच्चे मेंबर हो सके। लेकिन आप पर एक आरोप यह भी है कि आपने कभी अपनी सदस्यता को खुला नहीं करा, लोग अपने बच्चों को सदस्य नहीं बना पा रहे थे। जब मैं कई लोगों से बात करता हूँ कायस पाठशाला में, तो लोगों की एक ही शिकायत है कि चौधरी परिवार लंबे समय तक इस पाठशाला पे काबिज रहा है, लेकिन उन्होंने 2 काम नहीं करे। एक तो जो सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई उनको फिल्टर नहीं किया आज तक, और जो लोग नए बनाए जाने उसका कोई पारदर्शी तरीका नहीं बनाया। इसलिए लोग कहते हैं कि अब शायद डॉक्टर सुशील सिन्हा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देंगे तो वो अच्छा कर रहे हैं। देखिए, ये बातें बिल्कुल गलत है। आपको बता दें, सन 1991 में डॉक्टर केपी श्रीवास्तव साहब सन 92 में इलेक्शन लड़े थे। वो उन्होंने सन 91 जो चुपचाप उन्होंने एक दिन के अंदर, एक दिन हम कह रहे हैं आपसे, एक दिन के अंदर उन्होंने 3400 में 3400 मेंबर बना लिए। तब 100 रुपए मेंबरशिप की, एक दिन में। कैसे कोई एक दिन में बना लेगा? एक दिन में रसीद कट गई 3400। तब से ये खेल शुरू हुआ है कायस पाठशाला में, नहीं तो पहले कभी ऐसा नहीं था। लेकिन पहले इतनी हमेशा इतनी सस्ती मेंबरशिप 100 रुपए की, जब आप एक ट्रस्ट में, किसी इतने महत्वपूर्ण ट्रस्ट में मेंबर देते तो कम से कम 15-20 हजार मेंबरशिप होनी चाहिए। नहीं, सस्ती नहीं है साहब। आपने जो डीड है, जो मुंशी काली प्रसाद जी ने जो डीड लिखी है, उसमें उन्होंने मेंबरशिप का भी लिखा है पॉइंट। उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति 100 रुपया चांदी का सिक्का दान में कायस पाठशाला को देगा वही उसका मेंबर बन लेकिन सकेगा। 1880 में 100 रुपए की वैल्यू आज के कम से कम 1872 1872 1872 में 100 रुपए की जो कीमत थी, 1872 वो आज आज 87 कम से कम जो है 10 लाख के बराबर होगी। 87,000 कुछ की है अच्छा, आज। तो 1 लाख रुपए क्यों नहीं कर दी जाती फिर इसको मेंबरशिप?
नहीं, टीपी सिंह साहब ने उसको 5100 रुपया किया था। फिर उन्होंने जब उन पर दबाव पड़ा तो उन्होंने 2500 रुपये किया। फिर जब इलेक्शन में हार गए वो इसी बेसिस पर, तो लोगों ने हल्ला मचा, नहीं था बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो 1100 कुछ किया गया। तो वर्तमान में 1100 चल रहा है। मगर आपको बता दें हम कि जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं वो 1100 भी नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं जो इलेक्शन लड़ रहा है वही दे पैसा। और मेंबरशिप का झूठ है ये। मेंबरशिप का फॉर्म सबको मिल रहा था। ये था कि जो अपना आधार कार्ड दिखाएगा कि और एप्लीकेशन देगा उसी को दिया जाएगा फॉर्म। 100 रुपए का फॉर्म मिलता है। मैंने 100 रुपए का दाम नहीं रखा था। मैंने अपने समय में 10 रुपया रखा था फॉर्म का प्राइस। टीपी सिंह साहब जब प्रेसिडेंट हुए तो उन्होंने मेंबरशिप फॉर्म 100 रुपया रखा दाम, परचेज करने का, फॉर्म परचेज करने का। वही आज तक चला रहा है और ओपन फॉर ऑल था। ये बिल्कुल झूठ है ये। तो अब आप कायस्थ पाठशाला का भविष्य 5 साल के लिए क्या देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि जो आप चौधरी परिवार के अलावा जो लोग काबिज हुए हैं मिलकर, जिसमें सभी शामिल हैं, टीपी सिंह जी भी उसमें हैं, केपी श्रीवास्तव जी भी उसमें हैं, धीरेन्द्र श्रीवास्तव भी उसमें हैं, और डॉक्टर सुशील सिन्हा उन्हें हेड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये लोग क्या करेंगे? आपस में लड़ते रहेंगे या कुछ काम करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग का कायस्थ पाठशाला से जुड़ाव है, इसलिए कि सारी संपत्ति हम लोग की कायस्थ पाठशाला के नाम हुई है। और हम लोग जो 151 साल जो बीते हैं कायस्थ पाठशाला के, ये ऐसे नहीं बीते हैं। अब तक कायस्थ पाठशाला खत्म हो गया होता यदि हम लोग के परिवार के लोग सैकड़ों साल से इससे जुड़े न होते। जुड़े थे, वो दबाव बनाते थे कि कोई गलत काम होने पाए, इसलिए बचा हुआ। नहीं तो अब तक तो बिक गया होता, खत्म हो गया होता। हम लोग हंसा बात नहीं होते। हम लोग देखेंगे कि 5 साल यदि डॉक्टर सुशील सिन्हा रहते हैं, 5 साल की कोई ऐसा गलत काम न करें जिसके वजह से ये अगले बार हम लोग को फिर आना पड़ेगा। अब की बार चुनाव आप लड़ेंगे? मेरा आखिरी सवाल है, अब की बार चुनाव आप लड़ेंगे, आपके बेटे लड़ेंगे या आपके भाई लड़ेंगे? देखिए तो ये बात अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लड़ेंगे कि मेरे छोटे भाई लड़ेंगे, कि मेरे बेटे लड़ेंगे, कि मेरी वाइफ लड़ेंगी, कि मेरे कोई लड़ेगा, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वाइफ का भी चांस है जी, वाइफ का भी चांस है। मैं तो बेटा समझ रहा था। बिल्कुल, भाई तो पूरा संभालती है। MP वाले के इलेक्शन से संभालती है सबका। ओके, कायस्थ पाठशाला का इलेक्शन संभाल लेती है पूरा। ये जी जी, वो भी कर सकती है। महिला अध्यक्ष भी होना चाहिए, महिला अध्यक्ष होना चाहिए। तो मैं ये मानूं कि अब चौधरी परिवार से महिलाएं कायस्थ पाठशाला की बागडोर संभालने की तैयारी करेंगे। जिस तरीके से धीरेन्द्र श्रीवास्तव अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं, तो आप भी जो है इधर से अपना महिला कार्ड खेलने जा रहे हैं। मैंने कहा कि यदि कोई इस पे बात नहीं, कोई भी लड़ सकता है, ठीक है नहीं। और वो तो जनता करेगी ना इलेक्शन। जनता देखेगी अगर इन्होंने खराब काम किया तो जनता इनको कोई उठा गिरा देगी। नहीं, नेचुरली वो तो है कि नहीं। जनता ने क्यों हटाया कि डॉक्टर केपी को? जनता ने टीपी सिंह को क्यों हटाया? इलाहाबाद की जनता बहुत जागरूक जनता है। इलाहाबाद के कायस्थ बहुत जागरूक है। ये तो इस बार जाली वोट, जो 1700 जाली वोट पड़ गया, कैसे पड़ गया? आधार कार्ड फर्जी बनवा करके मरे हुए लोग का, और जो लोग बाहर थे इलाहाबाद के, इस वजह से 18 वोट की गिनती नहीं हुई, 148 वोट की। हम इलेक्शन हारे नहीं है। आज गिनती हो जाए, हम जीत जाएंगे। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ कायस्थ पाठशाला के 3 बार के चुने गए अध्यक्ष, और अभी ये पूर्व हो चुके हैं। अब इनकी जगह डॉक्टर सुशील सिन्हा आ चुके हैं। चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह जी, आज आप हमारे इस इंटरव्यू में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम कायस्थ पाठशाला से जुड़े मुद्दों के लिए कोई बात होगी, कोई परिचर्चा होगी, तो आपको लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी को धन्यवाद।